लेकिन सर इसमें यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है ना, जब आप सिर्फ हिंदू की बात करते हैं या फिर हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर बात करते हैं तो आप एक धर्म के एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं। राम एक सेंटिमेंट है और आप उसे डिनाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसे लेकर लोगों में जो ये आस्था है ये लोगों के जहन में बैठती है। तो और पार्टीज को भी पता है कि उन्हें कैसे लोगों के बीच में जाना है। बहरहाल आलोक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से। आलोक, स्पष्ट कर दीजिए कितने चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न करवाया जाएगा, क्या क्या और जो बातें कही गई हैं वो भी और आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज तिथियों की घोषणा कर दी, ये तिथियों की घोषणा यहाँ के लोग बेहद इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अगर हम चुनाव के मोड की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियां लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बिल्कुल तैयार हो चुका है। और 7 चरणों में अभी ये देखना, क्योंकि थोड़ा डिटेल का इंतजार करना पड़ेगा कि पिछली बार के 7 चरणों के चुनाव में हमने देखा था पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था और लास्ट में पूर्वांचल था। ऐसे में कौन सी सीटें किस चरण में गई हैं इसका अभी निकालना बाकी है। उससे डिटेल से ये पता लग जाएगा कि ऐसी लोकसभा सीटें जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो कहां पर कौन से चरणों में है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में होगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कई सहूलियतें दी हैं, खासतौर पे अगर हम कहें सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, इस तरीके कि वो घर से भी वोट डाल सकते हैं, तो एक तौर पर मतदान करने को और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पूरी कोशिश इसमें नजर आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर किस तरीके का माहौल है। जरूर एक बात बताइए, 7 चरणों का चुनाव, क्या यूपी और बीजेपी सब तैयार? बिल्कुल बीजेपी तो शुरू से 22 तारीख को वही तैयार हो गई थी, 22 जनवरी को जब से। ठीक है आलोक, मैं आपके पास आऊंगी, इतने आप लोगों का रिएक्शन लीजिए और पंकज से भी जानकारी ले लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। पंकज, ये मेरे अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 से 25 के बीच में संपन्न हो जाएगा मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में जो चुनाव है, 3rd से लेके 2nd लास्ट फेज तक। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो महाराष्ट्र पिछली बार जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव हो रहा है। 26 अप्रैल को चुनाव की पहली तारीख होगी और 25 मई को चुनाव जो है महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा। तो 5 चरणों में महाराष्ट्र में चुनाव कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बार तैयारियां जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा वोटर्स होंगे। जैसा कि खुद जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे थे कि इस बार तैयारियां जो है वो काफ़ी भव्य है। तमाम तरह की अलग अलग तैयारियां हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए तैयारियां है। इसके अलावा जो नए वोटर्स हैं उनका जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बाद बढ़ जाएगा क्योंकि अभी वो आवेदन भी आ रहे हैं। जो लोग अभी तक वोटर नहीं बने हैं उनके आवेदन अभी भी लिए जा रहे हैं और 1 अप्रैल तक जो वोटर बनेंगे उन्हें भी इस इलेक्शन में शामिल किया जाएगा। तो तमाम प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होगा। तो कोशिश यही है कि महाराष्ट्र के मोहितराज दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन संजीव सर, बहुत कम ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो चुनाव के दौरान अभी भी ग्राउंड जीरो में जाते हैं। आप उनमें से एक हैं। आपने पिछली बार कई लोकसभा क्षेत्रों को खुद जाकर कवर किया था ग्राउंड जीरो से। शायद हो सकता है कि 2024 के बाद फिर 5 साल बाद आपको ये मौका मिले 2029 में, अगर एक साथ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस बार वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी जहां पर आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट जाना चाहेंगे सर, वाराणसी के अलावा? वाराणसी तो बहुत ईमानदारी के साथ पिछले 2 इलेक्शंस में गए, 14 और 19 में। इस बार मैं यूपी जाने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि यूपी का माहौल काफ़ी कुछ बीजेपी के पक्ष में ऑलरेडी दिख रहा है और एक मजबूत स्थिति में, और वहाँ का चुनाव ऐसा लग रहा है यूपी में खासा एक तरफा हो सकता है। ये मेरा आंकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मेरी समझ में जो सबसे दिलचस्प राज्य हैं इस बार चुनाव के लिए वो हैं बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो क्या पश्चिम बंगाल नहीं सर? कम से कम 2 स्टेट्स में घूमने का प्रयास रहेगा। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा फर्क आने की मुझे संभावना नहीं दिखती। पश्चिम बंगाल एक की बैटल ग्राउंड स्टेट है, लेकिन पिछली बार बीजेपी के 18 सीट्स थी, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है, तो उसमें 2-4 सीट्स बढ़ सकती हैं, 1-2 सीट्स मतलब। लेकिन जहाँ फर्क आएगा तो फर्क और नए समीकरण जो बने हैं वो महाराष्ट्र में बने हैं। कर्नाटक में स्थितियां बदली हैं, वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत आ गई है और पिछली बार एक के अलावा सभी सीट्स बीजेपी ने जीती थी। क्या वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी?
क्या बिहार में 39 में से 40 का रिकॉर्ड, मतलब ये 3 मुझे ज़्यादा कड़े मुकाबले के राज्य लग रहे हैं। सिर्फ इसलिए इन 3 पे ज़्यादा नज़र रखूंगा मैं, और यह कोशिश रहेगी अगर जाएं तो इन राज्यों में ज़्यादा समय निकले। एनके सिंह सर आपके पास आऊंगे, लेकिन मोहित राज दुबे हमारे साथ है। मोहित, ये जितना 7 चरणों में जिन प्रक्रियाओं की बात की गई है, सबसे बड़ी हिदायत जो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई वो थी कि अपनी जुबान को काबू में रखिए प्रचार के दौरान। आपको लगता है जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती की बात कही है, उसका ध्यान रखेंगे तमाम नेता प्रचार के दौरान? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो भी अमर्यादित टिप्पणी देगा, हेट स्पीचेस देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको एक और बात बताता चलूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से न्यूज नेशन ने पहला सवाल पूछा, और पहला सवाल ये पूछा कि जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि 7 फेजेस में आप मतदान करा रहे हैं, इसकी वजह से सत्ताधारी दल को लाभ होता है। इसका भी जवाब बेहद जो है सलीके से और तरीके से हम कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। आप भौगोलिक स्थिति को समझिए कि एक ओर बर्फबारी होती है, दूसरी ओर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हिंदुस्तान का भौगोलिक स्थिति इस तरीके का है कि वहाँ पर 7 चरणों में मतदान और एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। ये बात कही। दूसरा सवाल न्यूज नेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा, मैंने पूछा ईवीएम को लेकर लगातार अपोजिशन विपक्षी दल जो हैं वो सड़क पर मोर्चा निकालते हुए नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी इसके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो सीधे तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त का ये जवाब था कि जब आप कहीं जीतते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं, जब हारने लगते हैं तो आप ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं। लगातार हाईकोर्ट और ऊपरी अदालतों ने ईवीएम को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उस पर ऊपरी अदालतों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर एक नसीहत ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दे दिया है कि ईवीएम बिल्कुल सही है, ईवीएम से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मतदान करवाया जाता है। यकीनन 2014 से 2023 तक 20 राज्यों में अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सत्ता में पहुंची हैं। जाहिर सी बात है वो ईवीएम के जरिए ही हुआ है। लेकिन एनके सर, आपसे तो सर लगातार हम आंकड़े समझते आए, सीखते आए। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कौन से आंकड़े हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपकी नजर रहेगी? गर्मी के बीच में वोटिंग प्रतिशत कैसा रहता है इस पर, या भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना रहता है इस पर? नहीं, बल्कि इससे अलग एक आंकड़ा और है, गेहूं का प्रोडक्शन। क्यों आप जानते हैं कि उस समय गेहूं पूरे तरह शबाब पे कट चुका होगा। अप्रैल में गेहूं कट जाता है, मिड अप्रैल में। उस समय गेहूं का प्रोडक्शन ऐसा माना जा रहा है कि करीब 5 मिलियन टन आया। क्या होना है हम सब जानते हैं, इसलिए कौन लड़े। तो आपका फोकस विदिशा पे रहेगा कि पूरे मध्य प्रदेश पे, या फिर पार्टी मुझे जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। विदिशा की जनता का वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन जनता को प्रणाम करने में जाऊंगा जरूर। लेकिन बाकी समय पार्टी जहां मुझे भेजेगी वहां मैं चुनाव प्रचार करूंगा। क्योंकि अब तक बुधनी की जनता यही कहती है कि नामांकन भरिए फिर हम संभाल लेंगे। अभी तो विदिशा वाले भी यही कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जनता के बीच जाऊंगा जरूर आशीर्वाद लेने।